जय हिंद दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कुछ पीओके के लोग रहते हैं यूके में। उन्होंने याना मीर को इंटरव्यू दिया है। मैं आपको वो इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ। वो बता रहे हैं कैसे इंडियन आर्मी खुद पीओके को टेक ओवर नहीं करी। किसके कहने पे? फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के कहने पे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अक्टूबर गुजर गया, अगस्त में ये हुआ, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर में पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान ने हमला किया मुजफ्फराबाद पे अपने फौजी भेज के और कबायली लश्कर बना के। और उस हमले के बाद वहां पे जो कत्लो गारत गरी हुई, जो औरतों को अगवा किया गया, जो कुछ हुआ वो एक लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो फिर वो उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया कश्मीर की तरफ। ये प्लान इन्होंने ये कर रखा था कि 24 अक्टूबर तक हम श्रीनगर पे जाके कब्जा कर लेंगे और वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां फौज नहीं है, महाराजा के पास कितनी सी फौज है, तो हम जाके वहां पे कब्जा कर लेंगे। और उसके बाद वहां पे ये जो इन्होंने जिन लोगों को खरीदा था पाकिस्तान ने, वो हमें वहां से सिग्नल भेजेंगे, वो कहेंगे जी कि हम आजादी का ऐलान करते हैं, हम महाराजा के साथ नहीं रहना चाहते, ये जालिम है, ये जो भी है। और उसके बाद आप हमें कहेंगे तो हम अपनी फौज भेज देंगे और पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। ये सारा प्लान था। तो इस प्लान जब इन्होंने हमला किया तो हमारे जो आर्मी कमांड, हमारे आर्मी चीफ थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को हमारे किंग ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे महाराजा हरि सिंह ने एक तारीखी हुक्म उस वक्त दे के भेजा। उन्होंने कहा कि गो एंड फाइट टिल द लास्ट मैन, लास्ट बुलेट एंड लास्ट ब्रेथ। और वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 150 आदमियों को लेके उन्होंने 4 दिन तक इनको रोके रखा। और इस दौरान महाराजा ने फिर इंडिया के साथ नेगोशिएशंस की और इंडिया से कहा कि आप अपनी फौज भेजें, हमारी मदद करें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और हमारे लोगों को, मेरी अवाम को, मेरे बच्चों को, मेरी औरतों को वो उठा के ले जा रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो आप हमारी मदद करें। तो वो नेगोशिएशन चली। उन नेगोशिएशंस के बाद इंडिया ने जब एग्री किया कि हम फौज भेजेंगे, तो वो फौज फिर शेख अब्दुल्ला साहब की क्यादत में दिल्ली से 27 अक्टूबर को तैयारों के जरिए वो फौज जो है वो श्रीनगर में भेजेगी। लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने इनको रोक के रखा। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने जो वचन दिया था, जो वादा किया था महाराजा हरि सिंह के साथ, वो आखिरी बंदा वो था कि उसकी लाश के ऊपर से गुजर के ये कबायली और पाकिस्तानी फौजी बारामूला में दाखिल हुए थे। और ये बात है 27 की सुबह की, 27 और 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात। और ये बारामूला में इन्होंने जाके कत्ल गारत करी और लूटमार शुरू कर दी। उधर से इंडियन फौज जो है वो श्रीनगर में आ गई और यूं जो है वो इंडियन फौज और इनका मुकाबला हुआ। ये फिर भाग निकले वहां से। ये भाग के जहां तक आए, इंडियन फौज को वहां पे फिर रोक लिया गया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब जो एक्सेशन की जो मदद की टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उनके मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि शेख अब्दुल्ला वुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड शेख अब्दुल्ला विल बी कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी मदद के लिए आई थी। तो शेख अब्दुल्ला साहब ने जब कश्मीर वादी सारी क्लियर हो गई, वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया ना। ये अब बुक्स लिखी हुई है, देखिए, जो जनरल अकबर है, जो जिसकी कमांड में ये सारा कुछ हो रहा था, उसकी बुक लिखी हुई है रेडर्स इन कश्मीर। वो क्या लिखा है? उसने लिखा है, बल्कि बहुत से लोगों ने, सिर्फ एक उसने नहीं, बहुत से फौजियों ने जो उन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे, उन्होंने लिखा है कि हम हैरान हो रहे थे कि हम तो मतलब बिल्कुल पैक करके बैठे हुए हैं कि इंडियन आर्मी आएगी और हम यहां से भाग जाएंगे, लेकिन इंडियन आर्मी उड़ी से आगे बढ़ी नहीं है, पुंछ से आगे आई नहीं है इंडियन आर्मी वहां रुक क्यों नहीं आई? इसलिए कि शेख अब्दुल्ला साहब ने उनको रोक दिया था। क्यों? शेख अब्दुल्ला साहब, बुनियादी तौर पे शेख अब्दुल्ला साहब ये चाहते थे कि वो हरि सिंह को ओवरथ्रो करके वो इसके जम्मू एंड कश्मीर के बादशाह बन जाएं, इसके मालिक बन जाएं और उनका अपना एक पावर बेस हो जिसकी बुनियाद पे वो यहाँ पे पॉलिटिक्स करें। तो उसके लिए उन्होंने मुजफ्फराबाद मीरपुर इलाके को अलग क्यों कर दिया? अब वो पावर बेस देखें, मीरपुर जो है, मीरपुर एंड मुजफ्फराबाद, ये सारा डोगरी स्पीकिंग बेल्ट है। इट वाज पार्ट ऑफ डोगर प्रदेश। तो ये, और यहाँ पे ये सारे, इनमें से कोई भी कश्मीरी स्पीकिंग नहीं है। ये सारा इलाका जो आज पीओजेके है। तो शेख अब्दुल्ला साहब को ये लगा कि डोगरी स्पीकिंग लोग इनको प्रेफर नहीं करेंगे एज अ लीडर? नहीं, शेख अब्दुल्ला साहब का तो डोगरी तो बेस ही नहीं था ना। शेख अब्दुल्ला साहब का बेस सारा कश्मीर में था और वो डोगरू
को ही तो वो अपना दुश्मन समझते थे। उन्होंने 1946 में तहरीक शुरू की थी, कश्मीर हमारा, माहिदा अमृतसर तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। दिस वाज द मूवमेंट। ये देखिए सारी चीजें रिकॉर्ड पे, ये मैं नहीं, आप जाके देख लें। तो इन्होंने हिंदुस्तान को भी धोखा दिया और डोगरों को भी धोखा दिया, इन्होंने पीओजेके के लोगों को भी धोखा दिया। शेख अब्दुल्ला, आप ये कह रहे हैं? आपके सामने है सारी चीजें। अब देखिए, जब पूरे हिंदुस्तान में ये तहरीक चल रही थी कि यहां से फरंगी साम्राज्य, यहां से बरतानवी साम्राज्य को निकाला जाए, हमने आजादी लेनी है, पूरे हिंदुस्तान में ये तहरीक थी। कश्मीर में ये तहरीक नहीं थी। कश्मीर में तहरीक महाराजा के खिलाफ चल रही थी, माहिदा अमृतसर तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, यानी जम्मू और कश्मीर की जो यूनियन है उसको खत्म किया जाए और हमारा कश्मीर जो है इसको आजाद किया जाए। शेख अब्दुल्ला साहब कश्मीर की आजादी की तहरीक चला रहे थे, बाकी सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजादी मांग रहा था, शेख अब्दुल्ला साहब डोगरों से आजादी मांग रहे थे। तो वो डोगरे कैसे शेख अब्दुल्ला साहब के साथ खड़े होते? और कभी भी बाद में हमारे किंग ने 1950 में हरी सिंह ने खत लिखा इंडिया के इंडियन प्रेसिडेंट को, वो खत सारा पूरा रिकॉर्ड में मौजूद है। हरी सिंह ने चैलेंज किया कि आप इलेक्शन करवाएं, मैं खुद लड़ता हूं इलेक्शन शेख अब्दुल्ला के मुकाबले में, स्टेट में देखते हैं मैं जीतूंगा या शेख अब्दुल्ला इलेक्शन। आपको लगता है कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर के मुस्लिम डोगरे महाराजा को देते वोट? 100%। डोगरे, सिर्फ डोगरे नहीं बल्कि कश्मीर के लोग भी जो, और कश्मीर के अंदर भी, वहां तो आप कश्मीर से हैं, कश्मीर के अंदर भी डोगरी स्पीकिंग बेल्ट जो है वो मौजूद है। उनको हम पहाड़ी कहते हैं। हाँ, उनको आप पहाड़ी कहते हैं। वो सारे के सारे कश्मीरी स्पीकिंग नहीं है, तो वो डोगरी स्पीकिंग लोग भी मौजूद हैं। आपको लगता है शेख अब्दुल्ला ने पोलराइज किया कश्मीरियों और डोगरों को? बिल्कुल तकसीम किया है। शेख अब्दुल्ला साहब सबसे बड़े कसूरवार हैं। और आपको लगता है कि पहाड़ियों को एक लोअर स्टेटस देने में उन्हीं का हाथ था? इनकी शेख, ये तो पहाड़ी जो है ना, पहाड़ी क्या, पहाड़ी की टर्म ही हमारे लिए, हम डोगरे हैं, पहाड़ी क्या हुआ? देखिए ना, पहाड़ी कभी कोई आपने सुना है मैदानी, दरियाई, सहराई, ये भी कोई कौमें या ये भी कोई कौमियतें होती हैं? यू आर ट्राइंग टू से कि पोलराइज करने के इरादे से उन्होंने डिमोनाइज करने के लिए हमें पहाड़ी का मतलब उन्होंने कि ये गंवार हैं, ये उजड़ हैं, ये जंगली हैं और हम शहरी हैं और ये पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं। तो इस तरह का पोलराइजेशन शेख अब्दुल्ला साहब ने शुरू किया था कश्मीर। शेख अब्दुल्ला साहब ने किया, हमारी रियासत को तकसीम शेख अब्दुल्ला साहब ने तो किया। आज जो पीओजेके की हालत है और लोग जो सफर कर रहे हैं वो शेख अब्दुल्ला की, बिल्कुल शेख अब्दुल्ला साहब की वजह से कर रहे हैं। अगर शेख अब्दुल्ला साहब उस वक्त इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ ना होते तो इंडियन आर्मी पूरा ये हमारी जो स्टेट है 85,806 स्क्वायर माइल, ये सारी की सारी आजाद करवा लेते, लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब ने नहीं होने दिया। आज आपको लगता है कि देयर इज एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? क्योंकि इंडियन लीडरशिप तो ये कहती रहती है कि पीओजेके अखंड भारत का हिस्सा है और इसको हम लेकर रहेंगे, लेकिन इसके लिए कोई भी ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई भी स्टेप लिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि चाइना की प्रेजेंस की वजह से? प्लीज नहीं, ये चाइना की वजह से नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट कभी सिंसियर रही ही नहीं है पीओजेके के लोगों के साथ। वो अपने लोगों को, इंडियन पब्लिक को बताने के लिए कि जी पीओजेके हमारा ऐसा है, हम इसको वापस लेंगे, कभी भी देखें 24 सीट्स हमारे लिए रिजर्व करके रखी हुई हैं जम्मू कश्मीर के असेंबली में, हमेशा से रही हैं। क्या वहां पे हमें कभी रिप्रेजेंटेशन दी गई है? 1001 तरीका हो सकता है रिप्रेजेंटेशन देने का। कैसे होगा? When there is a will, there is a way। देखिए वो 1000 तरीके निकल सकते हैं। आपने कभी आज तक किसी पीओजेके के आदमी से नॉमिनेशन पेपर्स मांगे हैं कि भाई यहां इलेक्शन हो रहा है, आए आप लोगों का भी राइट बनता है, ये आपका भी मुल्क है, आपकी भी स्टेट है, आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, आप इलेक्शन। लेकिन बोलने से कैसे होगा? क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं वो दोज आर रिकग्नाइज्ड एज पाकिस्तानी टेरिटरी, पाकिस्तान की वहां पे फोर्सेस भी मौजूद हैं और चाइनीज प्रेजेंस भी है वहां पे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स है चाइना की वहां पे। तो उस जगह के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि इंडिया में आके इलेक्शंस लड़े? नहीं देखिए, ये आज आप बात कर रही है ना 2023 में बैठ, क्योंकि मुझे आज सोल्यूशन चाहिए, जो पहले हो सकता था वो नहीं हुआ। वो नहीं, पहले ये समझना जरूरी है वो क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलके इस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड रखने पे एग्री किया। ये बात समझने की। तो 1972 अग्रीमेंट भी इसके लिए, 1972 एग्रीमेंट भी इन्होंने, लेकिन उससे पीछे आप चले जाए 1948 में जब यूएनओ ने ये कहा कि पाकिस्तान अपनी सारी फौज निकाले, पाकिस्तान अपने सारे शहरी निकाले और इंडिया कुछ फौज निकाले, कुछ फौज रखे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इंडिया की जिम्मेदारी है, और उसके बाद यहां पे प्लेबिसाइट करवाया जाए। ये यूएनओ ने कहा।
यूएनओ पाकिस्तान को कह रही है कि आप यहां से फौज निकालें, और इन्होंने पाकिस्तान को मान लिया कि जी आप इसकी एक लेजिटिमेट पार्टी हैं। हालांकि हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया को इसलिए बुलाया था कि आप आए और पाकिस्तान को यहां से निकालें। तो आप कह रहे हैं कि वायलेशन इंडिया की तरफ से हो रही है ना, इंडिया ने अपना वादा पूरा किया और पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से नहीं बचाया, कबाली अटैक से नहीं बचाया। और दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के खिलाफ जाकर इंडिया ने पाकिस्तान को 1972 में एज अ पार्टी एक्सेप्ट, एज अ पार्टी टू जम्मू कश्मीर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक कर लिया। आप जिस जो भी सवाल करें, मैं इसका जवाब देता हूं। 1972 में एग्रीमेंट हुआ था लिटरली, तो जो शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान को फुल फ्लेजेड एक पार्टी टू जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट कर लिया इंडिया ने। ये बायलैटरल इशू इसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये इंडिया ने एक वायलेशन की है यूनाइटेड नेशंस के साथ। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की भी वायलेशन है, और जो हमारा एग्रीमेंट था, हमारी गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट था इंडिया के साथ, जिसके तहत इंडिया एंटर हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो एक्सेशन जिस गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ एक्सीड किया, उसके एग्रीमेंट की भी वायलेशन है। उस गवर्नमेंट के साथ इंडिया ने ये कहा। मैं इसके पीछे की वो बता दूंगा आपको। जो शेख अब्दुल्ला था, फारूक अब्दुल्ला का बेटा, वो नेहरू जी का बहुत अच्छा वाला मित्र था, ठीक है। और उसने बगावत कर रखी थी कश्मीर में राजा हरि सिंह की गैल, तो राजा हरि सिंह ने वो जेल में डाल रखा था। एक्सेशन को शुरू में राजा हरि सिंह ने नेहरू जी से बात करी, लेकिन नेहरू जी क्या चाहते थे, वो चाहते थे वो जेल से निकाले और वहाँ का किंग जो है, मतलब करता धरता कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का शेख अब्दुल्ला को बना दे अपने दोस्त को, वो ये चाहते थे। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर जब इंडिया के साथ नहीं जुड़ा, इसी शर्त पे, क्योंकि नेहरू जी अपने दोस्त को वहाँ का लीडर बनाना चाहते थे, ठीक है। और फिर क्या होता है दोस्तों, जब पाकिस्तानी सेना हमला करती है तो जब उसे मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ रेप कर रही थी, क्या नाम है, पाकिस्तान की आर्मी, और कबायली हिंदुओं को मार रहे थे, मुसलमानों को भी मार रहे थे। तो वह गए तो उन्होंने शर्त रखी कि वही शेख अब्दुल्ला वाली, कि क्या नाम है, पहले उसे छोड़ो। तो फिर वो छोटा शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला आर्मी का हेड बनाया, मतलब उसके अंडर में मान लें जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री होती है ना एक प्रकार की, तो वो हेड बनाया। मतलब लड़ तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें गाइड कर रहा क्या नहीं करना क्या नहीं करना। तो जब डोगरे इलाका वो जो पाकिस्तान पे हिस्सा है, वैसे कश्मीर का आते हैं, लेकिन असल में दोस्तों वो जम्मू है, जम्मू का ज़्यादा एरिया है। तो वे डोगरे तो राजा हरि सिंह को पसंद करते थे, क्योंकि उनका ये वो था। बेशक कुछ उनमें से मुसलमान हो गए थे, लेकिन पहले तो ज़्यादातर सारे कश्मीर हिंदू ही थे। तो फिर बीच बीच में वहाँ कन्वर्जन हुआ ज़बरदस्ती हिंदुओं के साथ, तो वो इस्लामिक एक वो बन गई पूरी रियासत। तो इसी वजह से तो वहाँ के लोग राजा हरि सिंह को पसंद करते थे। इसी वजह से शेख अब्दुल्ला ने आगे अपनी आर्मी, इंडियन आर्मी नहीं भेजी, और ये नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से मैं नफरत करता हूँ नेहरू जी से। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम और जाना मैम कोई इंटरव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।